नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद है और जिन लोगों ने इस जिद को पाला है उन सभी लोगों के लिए द एग्जाम्स अड्डा की तरफ से मैं इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था यह क्लास लेके आया हूं। इस कंप्लीट सेशन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए तो वो आपकी इन नजरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लास दो तरह से होंगी। पहली ये जो डिटेल्ड क्लास हो रही, आज यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का परिचय के बारे में कि भारतीय संविधान किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, ये संविधान है क्या, इस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इसके निर्माण प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, कब इसकी मांग उठी, कब इसकी स्वीकृति मिली, किस तरह से इसका निर्माण हुआ। ये तीन क्वेश्चन मुख्य तौर पे आज के सेशन में कवर होंगे। इसके बाद धीरे धीरे इसके पैटर्न स्टार्ट होते रहेंगे, डेली एक एक टॉपिक होता रहेगा और ये कंप्लीट क्लास रखी गई 60 दिन के मास्टर प्लान के तहत, जिसकी आज पहली क्लास है। जिस दिन यहाँ 60 नंबर लिखेगा उस दिन तक आपकी कंप्लीट क्लास पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्हीं 60 दिनों में ही शाम के समय होगा, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज से जुड़िएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस तो होंगे ही, 4 ऑप्शंस वो होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, अब आ सकते हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। अगर आपको सेशन पसंद आ जाएगा तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं एक शब्द के बारे में, जो शब्द अभी हम लोगों ने देखा संविधान। संविधान को देखो दो शब्दों से मिला हुआ है। एक तो समान विधान के बारे में चर्चा कर रहा। अब क्या ये शब्द क्या बताना चाह रहा होगा, विधान बनाया जा रहा है। विधान को हम लोग नीति भी बोलते हैं, नीति भी बोल रहे होते हैं, नियम भी बोल रहे होते हैं, कानून बोल रहे होते हैं। अब इसी को आधार रख के थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। है क्या, किसी भी भू राज्यिक क्षेत्र में, भू राज्यिक क्षेत्र क्या है, जहां पे लोग रह रहे हो, वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक समान आधार पे कानून या नियम बनाए जाएं, जिनके आधार पे उनका कार्य व्यवस्था, उनका प्रशासन व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी न्यायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, उसे हम संविधान कहेंगे। संविधान है क्या, नहीं समझ में आया, बड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा। देखो, किसी भी देश का वह दस्तावेज जिसके आधार पे हमें यह ज्ञात हो उस क्षेत्र का शासन प्रशासन व्यवस्था किस आधार पे प्रचलित होती है, उसे संविधान कहेंगे। यह दस्तावेज लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, किसी भी आधार पे बनाया जा सकता है। जब हम भारत को पढ़ रहे होते हैं, भारत के बारे में चर्चा कर रहे होते, क्योंकि हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में यह दस्तावेज लिखित बनाया गया है। अर्थात जब भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे तो भारत का वह लिखित दस्तावेज या लिखित साक्ष्य जिसके आधार पे भारत का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, उस लिखित दस्तावेज लिखित साक्ष्य को संविधान कहते हैं। अगर भारत में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले संविधान के बारे में हमें ज्ञात होता है गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहले लिखित आधार पे संविधान का निर्माण हुआ। अब देखो, हम ब्रिटिश कम लोगों से, इंग्लिश मैन से कितना भी हेट करें, ये जो ब्रिटिश आए थे भारत में, ब्रिटानिया हुकूमत है, जिससे कितना भी हेट करें, परंतु एक चीज है कि इन्होंने भारत में एक सुव्यवस्थित सुसंगठित संविधान का निर्माण किया। हकीकत में इनकी जो कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इसने व्यापार के क्षेत्र को समाप्त कर दिया और व्यापार न करके भारत में प्रशासन करने लगी। और ये प्रशासनिक क्रम में इन्होंने कई नियम बनाए। ये नियम तो पहले केवल और केवल कंपनी के थे, जो कंपनी के प्रशासन को, कंपनी के रूल्स को फॉलो करने के लिए लागू होते थे, परंतु ये भारतीय लोगों पर या भारतीय जन पर भी लागू होने लगे। और धीरे धीरे ये सिर्फ कंपनी के रूल ना बन के रह गए, बल्कि ये लोगों को शासन करने का नियम बन गए। इस आधार पे ब्रिटानिया हुकूमत शासन करने लगी। आज इसी क्रम को पढ़ेंगे। अब क्रम किस तरह से देखते हैं, तो भारतीय संविधान का जो विकास क्रम है वो दो आधार पे होगा। सबसे पहले जो व्यापारिक कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, इसने अपने लिए रूल्स बनाए, परंतु इसके रूल्स जैसे जैसे लोगों पे शिकंजा कसते रहे, लोगों के अधिकार को हनन करते रहे, वैसे ही भारत में 1857 की क्रांति हो जाती। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन क्या कहता है, हम इस कंपनी को समाप्त कर देते हैं और भारत के लोगों को डायरेक्ट ब्रिटानिया हुकूमत के अंतर्गत रख लेते हैं और अब भारत पे ब्रिटिश हुकूमत का शासन होगा, मतलब ब्रिटिश शासन के आधार पे शासन होगा।
व्यापारिक कंपनी के तौर पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। प्रारंभ में ये रैंडम टाइम पे आ रहे थे, फिर ये प्रति 20 वर्ष के नियम पे आते थे। 20 वर्ष तक शासन पुराने रूल्स के हिसाब से चलता था, उसके बाद उसको अपग्रेड करके नए रूल्स बनाए जाते थे, फिर नए रूल्स। अब नया आना था 1873 में, परंतु इससे पहले ही 1857 की क्रांति हो जाती है। इस कंपनी को पूरी तरह समाप्त करके भारत का प्रशासन ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटानिया महारानी, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया अपने हाथों अपने क्राउन के अंतर्गत ले लेती है। इसके तहत 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका था कि अब भारत को आजादी देनी पड़ेगी, परंतु ये आजादी डिले करना चाहते थे। परंतु भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इसको और जल्दी लेके आती है। भारतीय आंदोलन से और जल्दी 1947 में भारत आजाद हो जाता है, अर्थात 1947 में भारत शासन अधिनियम आता है। अभी भारत शासन अधिनियम को चर्चा करें तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुल मिला के 7 भारत शासन अधिनियम है और बाकी ये रूल्स है इस आधार पे। अब वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से यहाँ पे ना पढ़ के इसको हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ते हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को कॉपी में मिलेंगे। आप लोगों को इन सभी की पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ कहां से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसके लिए आपको सेशन को पूरा देखना होगा, सेशन को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपने ब्रिटिश हुकूमत में। सबसे पहले संविधान को देखो। संविधान क्या है? किसी भी देश का लिखित दस्तावेज या लिखित साक्ष्य जिसके आधार पर उस क्षेत्र विशेष का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किया जाती है, क्रियान्वित की जाती है, उस देश का संविधान कहलाता है। संविधान भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखित है। भारत में सबसे पहला अगर संविधान से संबंधित कोई कानून देखने को मिलता है तो वह हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, जहां लिखित दस्तावेज। अभी ऐतिहासिक क्रम, विकास क्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। कंपनी के आधार पर प्रशासन चलता है 1773 से लेकर 1857 तक। 1857 की क्रांति के बाद यह शासन ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है, महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत। अब इस दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। कुल 4 चार्टर एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया, कुल मिला के 6 कानून आते हैं। इनका बीच बीच में संशोधन भी आता है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट का एक संशोधन आता है, पिट्स इंडिया एक्ट का। तो उन संशोधनों को मिला के कुल मिला के 8 प्रशासनिक चार्टर, 8 प्रशासनिक पत्र प्राप्त हुए, जिस आधार पर प्रशासन चल रहा था। ब्रिटिश रानी के अंतर्गत या महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम आते हैं, जिनकी संख्या कुल 7 थी, जो 1947 में भारत आजाद हो जाता है। अब ये तो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा थी। ये विकास क्रम हम लोग पॉलिटी की क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। आज अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी मांग के बारे में, इसकी भारतीय संविधान में भारतीयों ने किस प्रकार से सहयोग दिया, किस प्रकार से भारतीयों ने भारतीय संविधान का निर्माण कराया, उस बारे में आज क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे अगर मांग की चर्चा करें तो सबसे पहले एमएन रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। अच्छा, ये संविधान सभा क्या होगा, पहले इस बात को समझो। बोल तो दिया गया कि एक संविधान सभा की हम मांग करते, संविधान सभा है क्या? तो संविधान सभा क्या है? नाम से हुआ संविधान, लोगों का वह समूह, लोगों का वह ग्रुप या व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई वह सभा जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना होगा, उस तरह की कार्यकारी सदस्यों की टीम को संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसके द्वारा रखी गई? एमएन रॉय द्वारा रखी गई। एमएन रॉय द्वारा कब रखी गई? 1934 में। 1934 में कहां रखी गई? 1934 का कांग्रेस अधिवेशन था, जहां पे एमएन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी। ये हुआ कहा था? ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पूरा ध्यान रखो, एमएन रॉय ने सबसे पहले सन 1934 में संविधान सभा की मांग की। यह मांग कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की, और इन्होंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब जो लोग सबसे ज्यादा लोगों को चुनेंगे केवल वही संविधान का निर्माण करेंगे।
इसके बाद एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है कब? 8 अगस्त 1940 को, जिसमें लॉर्ड गवर्नर जनरल लिनलिथगो ने इस मांग को स्वीकारा था, परंतु एक पॉइंट्स भी रख दिया था। उस पॉइंट्स को देखते हैं और देखते हैं चर्चा थोड़ी सी और देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 को, जहां लॉर्ड लिनलिथगो ने संविधान सभा की मांग को स्वीकारा था, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की मांग को रिजेक्ट कर दिया। रीजन ये था, रीजन ध्यान रखना, रीजन जरूरी है। अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का रीजन ये था, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत संविधान सभा तो निर्माण कर रही थी, परंतु भारतीयों को स्वतंत्र राज नहीं दे रही थी, बल्कि आधिपत्य दे रही थी। मतलब आप ब्रिटिश हुकूमत से तो आजाद हो जाए, मतलब आपको एक शासन मिल जाएगा, संविधान सभा मिल जाएगी, परंतु आप रहेंगे ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत ही। इस वजह से कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कई सत्याग्रह होते हैं, जैसे विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और जवाहरलाल नेहरू ने बताया, तुम एक ऐसे बैंक का चेक लेके आए हो जो बैंक खुद ही डूब रहा है। क्रिप्स मिशन नाम से कंफर्म होगा कि स्टैफर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता की होगी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स। इसमें भी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे थे। वही जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये अलग से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे कि हमें एक अलग से राज क्षेत्र दिया जाए जहां पे हम शासन करेंगे। अभी तक 1942 तक ना इंग्लिश हुकूमत इस बात के लिए तैयार थी कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए अलग से पाकिस्तान राज्य क्षेत्र का गठन किया जाए, ना ही भारतीय इस बात के लिए तैयार थे कि भारत के एक पार्ट को अलग किया जाए। अभी यहाँ पे क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन का इसलिए सहयोग नहीं दिया गया, क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया गया और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पॉन्टिंगलॉज और एवी अलेक्जेंडर। 1946 में कब आता है? 24 मार्च सन 1946 को कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन ने 2 पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहले इसमें बताया गया, मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया गया कि आप एक काम करिए, भारत में चुनाव करा लीजिए। अगर चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना के सपोर्टर ज्यादा होंगे तो पूरा का पूरा भारत ही पाकिस्तान बन जाएगा, या पूरा पूरा भारत ही उन्हीं के अंतर्गत कार्य करने लगेगा। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए पार्सली, आंशिक रूप से तैयार हो गए। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव को स्वीकार किया गया और भारत में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में कितने? 389 सदस्यों ने भाग लिया। 389 सदस्य किस तरह से लिए गए? 10 लाख लोगों पे एक सीट का चुनाव किया गया। मोटा मोटा अनुमान था कि 10 लाख पे एक लोगों को होगा। 389 में से 93 जो थे वो देसी रियासतों के थे। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता, यहाँ पे राजा चिन्ह के अपने किसी एक व्यक्ति को भेज देते हैं, जिसको भेज देते हैं उसको वहां का प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार कर लिया। 296 सदस्यों पे सीटों पर चुनाव होता है। 292 गवर्नर जनरल शासित, 4 चीफ कमिश्नर ये थी। जुलाई में इलेक्शन होता है और इस चुनाव में कुल मिला के 3 समुदाय ने भाग लिया, एक सामान्य श्रेणी, एक मुस्लिम तथा एक सिख संप्रदाय द्वारा। रिजल्ट जब आया तो वो थोड़ा सा अटपटा आया। मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिलती हैं, अदर्स में 15 सीटें, और जो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। अब मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना को एक बात समझ में आ गई, 73 सीट को लेके हम संपूर्ण भारत पे तो अपना प्रशासन नहीं संभाल सकते, ना ही अपना कार्य कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने संविधान सभा की मांग को, कैबिनेट मिशन को पूरी तरह खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद अपने लिए अलग से पाकिस्तान की मांग करने लगे। इन्होंने अलग से इतना पाकिस्तान की मांग की कि एक बिल पेश करना पड़ा। सेकेंड, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद एक बिल पेश करना पड़ा 3 जून 1947 को, जिसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको स्वीकृत किया। 4 जून को उसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जून को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसकी स्वीकृति दे दी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन होता है। 15 अगस्त को भारत का गठन होता है। अब भारत का तो गठन हो गया, भारत के गठन के साथ पाकिस्तान का गठन हुआ। इस दौरान कई धन राशियों का, कई चीजों का बंटवारा किया गया, कई चीजें पाकिस्तान को दी गई, काफी कुछ किया गया। उस बारे में चर्चा हम लोग इतिहास की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं संविधान सभा के बारे में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना चार्ज भारतीय सिराज गोपालचारी को दिया। इस आधार पर सिराज गोपालचारी पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं, सिराज गोपालचारी। इसके बाद जो संविधान सभा की बैठक का निर्माण था, संविधान सभा का निर्माण कार्य क्या था? संविधान सभा का कार्य था कि भारत को आजादी तक, या भारत
के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। और ये संविधान सभा उन लोगों की सभा थी जो लोग इसका निर्माण कर रहे थे। इसकी भी बैठकें प्रारंभ होती हैं। इसकी बैठक में कुल कितने दिन लगते हैं उसको देखते हुए सबसे पहले देखते हैं। बैठक में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक। ये स्टार्टिंग की मुख्य 3 डेट्स थी जहां पे ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि अब किस आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा और कौन कौन उसमें एक्टिव भूमिका अदा करेगा। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस दिन 211 सदस्यों ने भाग लिया। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ना रह के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। तो संविधान को सबसे पहले हम लोग कल के दिन पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा सा अपग्रेड करके भारत की प्रस्तावना बन जाती है। भारत के संविधान की चर्चा करें, इसमें कुल 114 दिन बहस होती है, जिसमें 3 वाचन, 12 बैठक और 63,96,729 रुपए खर्च होते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल कार्य चलता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन में प्रारूप पे बहस कितने दिन हुई? 114 दिन इस पर बहस हुई है। 3 वाचन हुए हैं, 12 बैठकें हुई हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। इसलिए 26 जनवरी को प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, अंगीकृत किया गया था, उस दिन भारतीय संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें से 15 महिलाएं हैं और इन 15 महिलाओं का नाम 2 बार देख लीजिएगा क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण नाम है और इनसे संबंधित क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलुथन, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा चौधरी, रेणुका रे, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, रानी मैक्सकॉम। ये जो 12 बैठकें हुई थी, 3 वाचन हुए थे, इनको ध्यान रखो। पहला वाचन जो था वो 4 नवंबर 1948 से लेके 5 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो सबसे बड़ा वाचन था, ये चलता है 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। लगभग 1 साल तक इसका वाचन चलता है, 11 महीने तक। तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक चला। भारतीय संविधान के प्रारूप को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल बैठकें कितने दिन हुई? कुल बहस कितने दिन हुई? 114 दिन बहस होती है, जिसमें 12 बैठकें और 3 वाचन होते हैं। 63,96,729 रुपया खर्च होता है। 63,96,729 रुपए खर्च करने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से पूर्ण बनके लागू होता है और पूर्ण बनता है तथा आंशिक लागू होता है। उस दिन भारतीय संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसमें से 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं के नाम याद रखो: रानी स्वामीनाथन, दक्षरानी वेलुथम, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा चौधरी, रेणुका रे, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, रानी मैक्सकॉम। जो 3 वाचन हुए थे, इसमें से सबसे बड़ा वाचन चला था दूसरा वाचन, जो 15 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और जो पहला वाचन था, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 5 नवंबर 1948 और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। सबसे बड़ा कौन सा था? दूसरा। सबसे छोटा कौन सा था? पहला। अब ध्यान रखो कि जब अंतरिम सरकार का गठन होता है उस समय कुछ पद थे जो पद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी और के पास चले गए या कुछ उन्हीं के पास रहे। जैसे पहले परिषद के उपाध्यक्ष होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष गवर्नर जनरल होते थे। परंतु स्वतंत्र भारत में यह पद प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाने लगा और ये केवल एक ही रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय था, बाद में भी इन्हें गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले खाद्य व कृषि था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अभी था। साथ में भारत के राष्ट्रपति बन जाते। बलदेव सिंह पहले श्रम मंत्री थे, अब श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया जाता है। बलदेव सिंह के पास पहले श्रम और रक्षा दोनों था।
रक्षा मंत्रालय तो अब बलदेव जी के पास रहा और श्रम मंत्रालय जगजीवन राम जी को मिल गया। सीएच बाबा जी कारखाना व ऊर्जा मंत्री थे। बाद में यह मंत्रालय नरहर विष्णु गडगिल को दे दिया गया। यह मंत्रालय का गठन तब हुआ जब 1947 में भारत पहली बार आजाद हुआ। सबसे पहले इन्होंने अपनी सीट पे जाके देखा कि भारत को किस तरह से सुयोग बनाया जाए, भारत को विकासशील से विकसित श्रेणी में लाया जाए। उस समय तो भारत के पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था, तो इन्होंने उन सभी चीजों की व्यवस्था की। आसफ अली रेलवे मंत्रालय था इनके पास। रेलवे मंत्रालय बाद में जॉन मिथाई जी को दे दिया गया। लियाकत अली खान पहले वित्त मंत्री थे, बाद में ये आर.के. शष्टमुख सेट्टी जी को दे दिया गया। सी राजगोपालाचारी पहले शिक्षा व कला मंत्रालय में थे, अब शिक्षा व कला मंत्रालय मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को दे दिया गया। आई चंद्रगुड़ वाणिज्य मंत्रालय में थे और ये अब सीएच बाबा जी को दे दिया गया। गजफार अली खान की चर्चा करें जो स्वास्थ्य मंत्री थे, बाद में राजकुमारी अमृता कौर के पास हो गया। जोगेंद्र नाथ मंडल की चर्चा करें जो पहले विधि के थे अर्थात कानून मंत्री थे, कानून मंत्री अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बना दिया। और संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर जी को दे दिया गया। संविधान निर्माण में मुख्य तौर पे 8 महत्वपूर्ण समितियां थी और 13 लघु समितियां। अच्छा, समितियां क्या होती हैं? समितियां जैसे आपको किसी एक पॉइंट को, किसी एक चीज को सोल्यूशन करने का काम दे दिया जाए तो आपको एक समिति का नाम दिया जा सकता है। अब आप अपने अंदर 7 या 8 लोगों को लेके उस समस्या का निवारण करेंगे, उस समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 8 महत्वपूर्ण और 13 लघु समितियां थी। समितियों के कई अध्यक्ष होते हैं, उस बारे में सबसे बड़ी जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट थी वो थी मसौदा समिति। अच्छा, इस मसौदा समिति के बारे में कल के सेशन में चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। थोड़ा सा समय की किल्लत को देखते हुए कल के सेशन में मसौदा समिति, रियासत मंत्रालय, प्रमुख समितियों के गठन, साथ में संविधान की मूल विशेषताएं और कोशिश करेंगे कि संविधान के भाग तक कल संविधान के भाग व अनुच्छेद के बारे में कल की क्लास में चर्चा कर ले। आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन को कमेंट करके बताइएगा। हिंदी की क्लास आपको प्रॉपर मिल ही रही है, यूपीजी की क्लास मिलने ही लगी है, कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो गई, पॉलिटिक्स क्लास मिलने लगी, हिस्ट्री क्लास मिलने लगी। पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।